प्रिय साथियों, नमस्कार। बिगनिंग कैरियर क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रिय साथियों, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्था पर। प्रिय साथियों, ये जो टॉपिक है ये हमारे एमपी पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती, एमपीएसआई और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप लोग जो है नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप लोग यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। हमारी ऑफलाइन क्लासेस में मध्य प्रदेश की भौगोलिक व्यवस्था चल रही है। प्रिय साथियों, हम चर्चा करने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था जो है, मध्य प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत हमको क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत हमको क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। साथियों, जब हम राजनीतिक व्यवस्था की बात करेंगे तो यहाँ पर हम जो है हमारी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इसके अलावा हमारे यहाँ विधानमंडल क्या होते हैं, राज्यपाल की क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं, इन सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे। वहीं प्रशासनिक व्यवस्था में हम जिला प्रशासन हो, नगर निगम हो, नगर पालिका हो, इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे। चलिए साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था पर। तो मध्य प्रदेश की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसका स्वरूप कैसा है, किस तरीके से मध्य प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था कार्य करती है। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि शासन का काम क्या होता है, शासन का अंग क्या है। लोक हित संवर्धन करना ही हमारे प्रशासन शासन का काम होता है, अर्थात कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को साकार करना। ठीक है, अब ये किस तरीके से करते हैं तो आप जरा देखिए, जब हम किसकी बात करते हैं, हम शासन की बात करते हैं साथियों, तो यहाँ पर जरा देखिए, जब हम शासन की बात करते हैं तो शासन के अंग की बात करते हैं। तो शासन के 3 अंग माने गए हैं भाई। एक आपकी क्या है, विधायिका है। क्या होती है, विधायिका होती है। दूसरी क्या होती है, कार्यपालिका होती है। तीसरी हमारी क्या होती है, न्यायपालिका होती है। साथियों, आपको पता होगा कि जहां विधायिका का काम विधि का निर्माण करना है, कानून का निर्माण करना है, अर्थात हमारे यहाँ जो भी एक्ट बनाए जाते हैं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं, वो जो है संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप कौन, हमारी विधायिका बनाती है। ये विधायिका में कौन शामिल होते हैं, जैसे कि हमारे संसद, आपने देखा होगा संसद हमारा जो विधानमंडल है, ठीक है, विधानमंडल ये शामिल होता है। आपने देखा होगा कि भाई हमारी संसद जो है, संसद में आपके राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों से मिलकर संसद बनती है और हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। इसका मतलब ये है कि हमारे कानून निर्माण की पूरी जिम्मेदारी किसकी है, विधायिका अर्थात संसद की है, विधानमंडल की है। विधायिका का काम क्या है, नीतियों का निर्माण करना, कानून का निर्माण करना, विधि का निर्माण करना। कार्यपालिका क्या है साथियों, जो हमारी विधायिका है, विधायिका ने जो कानून बनाया है उन कानून को इम्प्लीमेंटेशन करना, उनका क्रियान्वयन करना, उनको सही तरीके से जो है लागू करवाने की जिम्मेदारी किसकी दी गई है, कार्यपालिका की। तो अर्थात ये क्या काम करती है, हमारे जो कानून है, जो विधि बनाई गई है, उसको लागू करवाने की जिम्मेदारी है किसकी, हमारी कार्यपालिका की। साथियों, कार्यपालिका जो है ये 2 प्रकार की होती है, आपको पता होगा। एक स्थायी कार्यपालिका होती है, दूसरी अस्थायी कार्यपालिका। इसमें हमारी जो अस्थायी है, इसमें आप देखोगे कि हमारी जो मंत्रिपरिषद है ना, हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं वो शामिल होते हैं। वहीं पे आप देखोगे कि स्थायी कार्यपालिका में हमारी पूरी की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था शामिल होती है। जैसे आप और हम लोग, जैसे अभी मैं फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ, तो मैं जो है प्रशासन का, जो हमारी कार्यपालिका है, कार्यपालिका के अंतर्गत जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है उसका मैं अभिन्न अंग हूँ। अर्थात हमारी सरकार ने जो भी कानून बनाया है उसका इम्प्लीमेंटेशन हम
कर रहे हैं। फॉरेस्ट में है, फॉरेस्ट में जो रूल्स बने हैं उसको सही तरीके से फॉलो करवाना हमारा काम है। ठीक है, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में ट्रैफिक के जो रूल्स है उसको लागू करवाने का काम किसका है? पुलिस डिपार्टमेंट का। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारे यहाँ ये दो प्रकार की कार्यपालिका होती है। न्यायपालिका का काम क्या है? तो न्यायपालिका का काम जो है, हमारी विधायिका ने जो कानून बनाया है वो तर्क संगत अर्थात विधि के अनुकूल है या नहीं, संवैधानिक व्यवस्था के अनुकूल है या नहीं, इसकी समीक्षा की जांच करता है। दूसरी चीज क्या है कि जो नीतियां हैं ये सही तरीके से क्रियान्वित हो रही है या नहीं, मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके आधार पर ये क्रियान्वित हो रही है या नहीं। तो इस बात की समीक्षा की जांच कौन करता है? हमारी न्यायपालिका। कई बार आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे कानून बन जाते हैं जो संवैधानिक व्यवस्था के अनुकूल नहीं होते हैं, तो हमारी जो न्यायपालिका है उन कानूनों को विधि शून्य घोषित कर देती है। हमारी न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन का जो है अधिकार भी है। तो इस तरीके से जो है आप देखोगे कि न्यायपालिका हमारी जिम्मेदारी उठाती है। ठीक है, संवैधानिक व्यवस्था। इसमें कौन? हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये शामिल होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी न्याय व्यवस्था का संचालन होता है। और जो व्यवस्था हमारे केंद्र में अपनाई गई है वही राज्यों में भी अपनाई गई है। जहां केंद्र में हमारी संसद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, वहीं पे मध्य प्रदेश में हमारी विधानमंडल महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम चर्चा करेंगे। ठीक है, साथियों देखिए, मध्य प्रदेश में राजनीतिक व प्रशासनिक संरचना। मध्य प्रदेश की राजनीतिक संरचना किस तरीके की है? तो देखिए साथियों, जब मध्य प्रदेश में हम राजनीतिक संरचना की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आता है आपका विधान मंडल। ठीक है, जैसे संसद है ठीक वैसे ही विधान मंडल है। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पर क्या आती है हमारे विधान मंडल के साथ? कार्यपालिका। फिर आती है हमारी न्यायपालिका। ठीक है, न्यायपालिका, इनका भी वही काम है जो अभी हमने देखा है। इसके अलावा साथियों हमारे यहाँ क्या आता है? स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन, ये स्थानीय स्वशासन में आप देखोगे कि हमारी जो है कौन? पंचायत, त्रिस्तरीय जो पंचायत व्यवस्था है, पंचायती राज। ठीक है, पंचायती राज। और इसके अलावा हमारा नगरीय निकाय, ये शामिल होता है। ठीक है, अभी हाल ही में हमारे पंचायत के चुनाव हुए हैं, आपको पता होगा। इसके अलावा केंद्र में प्रतिनिधि, जब हम केंद्र में बात करते हैं तो केंद्र में हमारी जो है प्रतिनिधि होता है। आपको पता होगा कि भाई हमारे यहाँ एक लोकसभा होती है और दूसरी राज्यसभा होती है। ठीक है, क्या? राज्यसभा होती है। तो आप देखोगे कि लोकसभा हमारे यहाँ कितनी सीटें हैं? 29। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 11। ये हमारे केंद्र है। इसके अलावा जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो हमारी विधायिका भी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आप देखिएगा इस तरीके से केंद्र में हमारा प्रतिनिधित्व भी है। चलिए एक एक पर चर्चा करते हैं। साथियों जब हम बात करते हैं, ये देखिए ये हमारे यहाँ की व्यवस्था है। आप देखोगे कि जो हमारा विधानमंडल है, इस विधानमंडल में कौन शामिल होता है साथियों? तो इस विधानमंडल में हमारा राज्यपाल शामिल होते हैं। ठीक है, और दूसरे हमारी विधायिका। ठीक है, कौन? विधायिका। विधायिका अर्थात हमारी विधानसभा। और आपको पता होगा कि राज्यपाल और विधायिका, हमारे यहाँ विधान परिषद का प्रावधान नहीं है। जिस तरीके से लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, ठीक वैसे ही हमारे विधानसभा होती है और विधान परिषद होती है। ठीक है, तो विधान परिषद जो है हमारे यहाँ नहीं है। ठीक है, प्रावधान तो है लेकिन है नहीं अभी तक विधानसभा। ठीक है, मैं इसलिए लिखा यहाँ पे, ये विधानसभा सीट हमारी कितनी है?
अभी 230 विधानसभा सीट है। अभी हाल ही में हमारे यहाँ इलेक्शन हुए थे, कब? दिसंबर 2017 में। और आपको पता होगा कि दिसंबर 2017 में हमारे यहाँ इलेक्शन हुए थे और कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो है सरकार बनी थी। फिर बाद में कुछ गतिविधियों के चलते उपचुनाव हुए और जो है उपचुनाव के चलते जो है हमारे यहाँ फिर से इलेक्शन हुए और वर्तमान जो है शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जो है हमारी सरकार बनी हुई है। ठीक है, तो आप देखोगे कि इसमें जो है 230 विधानसभा है। पहले 230 प्लस एक पढ़ते थे। एक दरअसल आंग्ल भारतीय होता था, एंग्लो इंडियन होता था। लेकिन हमारे यहाँ आपको पता होगा कि एक संविधान संशोधन हुआ और वो संविधान संशोधन कौन सा था? 104वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक है, और इसके तहत हमने क्या काम किए? हमारे केंद्र में जो राष्ट्रपति, लोकसभा के लिए जो 2 एंग्लो इंडियन की और राज्यों में राज्यपाल 1 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति करता था, ठीक है, मनोनीत करता था, अब वो हटा दिया गया है ना, वो शब्द हटा दिया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 2019 से। ये कब से? 2019 से। किसको? जो एंग्ल भारतीय होते थे, ठीक है, आंग्ल भारतीय, इनको हटा दिया गया है अब, इसलिए 230 सीटें ही है। और एक चीज और ध्यान रखना है आपको कि हमारे यहाँ ये 230 सीटों में ये रिजर्वेशन चलता है एसटी और एससी के लिए। अगर अभी हम बात करें तो लगभग 47 सीटें जो है हमारी एसटी के लिए रिजर्व है। ठीक है, और एससी के लिए हमारी कितनी? 35 सीटें रिजर्व हैं। इस तरीके से आप देखोगे तो हमारी टोटल 82 सीटें रिजर्व है। ये जो है परिसम और समय समय पे आपने देखा होगा परिसीमन आयोग का भी गठन किया जाता है। एक प्रश्न निकला था साथियों कि परिसीमन आयोग जो है कि कार्य, जो भी कार्य होते हैं, जो भी निर्णय होते हैं, उसको किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यूपीएससी सिविल सर्विसेज का प्रश्न है, प्रीलिम्स का, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से हमारे यहाँ विधायिका होती है। अभी डिटेल में हम चर्चा करेंगे। दूसरी चीज, राज्यपाल के बारे में हम बात करें तो हमारा जो आर्टिकल 153 है, 153 है, उसमें स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि राज्यों में एक राज्यपाल होगा। ठीक है, क्या होगा? राज्यपाल होगा। अर्थात राज्यपाल शब्द का जो है आर्टिकल 153 में प्रावधान किया गया। अभी हम चर्चा करेंगे। ये राज्य का, हमारे राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, परंतु ध्यान रखना है कि इसको शपथ दिलाने का जो काम है वो हमारा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का है। लेकिन जब राज्यपाल इस्तीफा देगा तो किसको देगा भाई? ये देगा हमारे राष्ट्रपति जी को। ठीक है, तो इन पर हम चर्चा करेंगे। जो भी आपके प्रश्न निकलते हैं वो सारे प्रश्नों का यहाँ पे समाधान होगा, प्री कम मेंस, पटवारी और समस्त एग्जामों के लिए। चलिए आगे हम बात करते हैं साथियों कार्यपालिका की। देखिए, जब हम कार्यपालिका की बात करते हैं हमारे यहाँ, तो कार्यपालिका में क्या शामिल होता है? अभी हमने आपको बताया कि भाई हमारी जो मंत्रिपरिषद है, ये मंत्रिपरिषद शामिल होगी। और इसके अलावा जो है मंत्रिपरिषद के साथ साथ हमारे जो राज्यपाल हैं ये भी, क्योंकि भाई हमने ये पढ़ा है कि राज्यपाल में कार्यपालिकी शक्ति निहित होती है, जिसका उपयोग वह है मंत्रिपरिषद की सलाह व परामर्श से करता है। ठीक है, तो इस तरीके से। इसके अलावा हमारी कार्यपालिका में स्थायी मेंबर होते हैं। हम प्रशासनिक कर्मचारी, अधिकारी जो हैं ये हमारी कार्यपालिका के अभिन्न अंग होते हैं। ये स्थायी होते हैं। स्थायी से आशय ये प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से चुनकर आते हैं और प्रशासन में काम करते हैं। हमारी सरकार ने जो नीतियां बनाई हैं, अर्थात विधायिका जो नीतियां बनाई हैं, उनको लागू करवाने का, इम्प्लीमेंटेशन करवाने का काम प्रशासन का होता है। इस तरीके से। ठीक है, आगे न्यायपालिका की हम बात करें तो हमारे यहाँ जो न्यायपालिका है इसमें हाई कोर्ट रहेगा और हाई कोर्ट के साथ साथ अधीनस्थ न्यायालय रहेंगे। क्या रहेंगे? अधीनस्थ न्यायालय। तो आप देखोगे अधीनस्थ न्यायालय में जैसे हमारी खंडपीठ हो गई, हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए, हमारे फिर लोक अदालत हो गई। ठीक है, फिर इसके अलावा ग्राम न्यायालय हो गए,
फैमिली कोर्ट हो गया, फास्ट ट्रैक कोर्ट हो गए, ये सब जो है अधीनस्थ न्यायालय कहलाते हैं। और इसका काम क्या है भाई? न्याय व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप कार्य करवाना इसकी जिम्मेदारी होती है। तो इस तरीके से हम बात करते हैं। आगे पंचायती राज। साथियों, आपको पता होगा पंचायती राज तो हमारे यहाँ काफ़ी समय पहले से है। पंच परमेश्वर में भी आप देखोगे, पंच परमेश्वर की अवधारणा भी आप देखोगे कि गांव के लोग जो है, गांव में एक मुखिया होता था और भी अन्य लोग होते थे। कोई भी समस्या होती थी तो उस समस्या का समाधान घर के, गांव के लोग आपस में मिलकर निपटा लेते थे। उसी का स्वरूप धीरे धीरे जो है प्राचीन काल में भी रहा, मध्यकाल में भी रहा, लेकिन अंग्रेजों के समय थोड़ा सा शिथिल हो गया था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब देश आज़ाद हुआ तो हमको आवश्यकता महसूस हुई कि भैया गांव के लोगों को जो है अधिकार देना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम सच्चे अर्थों में लोकतंत्र तब भी मानेंगे जब हमारे गांव के लोगों को नीति निर्माण से लेके उसके क्रियान्वयन सभी में क्या हो, भूमिका हो, पारदर्शिता हो, जानने का अधिकार हो। क्यों? क्योंकि हमने क्या पढ़ा है साथियों, लोकतंत्र का मतलब क्या है कि जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। अर्थात सरकार जो भी काम करती है उन सब कार्यों को जानने का पूरा अधिकार हमारी जनता को है, क्योंकि हमारी जनता ही हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को चुनती है और ये जनप्रतिनिधि विधानमंडल में जाते हैं और विधानमंडल में जाकर अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखते हैं, हमारे प्रदेश के लोगों के लिए कानून बनाते हैं। उसी के लिए जो है हमारे यहाँ इस प्रकार की प्रणाली अपनाई गई है। आगे हम सब चर्चा करेंगे धीरे धीरे, आज केवल समझना है। जब हम पंचायती राज की बात करते हैं तो साथियों आपको पता होगा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के लिए हमारे यहाँ कई समितियां गठित हुई। पहले बलवंत राय मेहता समिति थी, है ना, 1957 में जी गठित हो गई थी। और आपको पता होगा कि राजस्थान के नागौर में जो है 2 अक्टूबर 1959 को त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की जो है पहली बार शुरुआत की गई थी हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। तो प्रिय साथियों, आप जरा देखिए, उसके बाद से धीरे धीरे कई राज्यों ने पंचायती राज व्यवस्था को अपनाना शुरू कर दिया। अपनाना तो शुरू कर दिया, लेकिन उनको क्या है, हम अपना तो रहे थे लेकिन अधिकार नहीं दिए गए थे। अर्थात विकेंद्रीकरण व्यवस्था का होना बहुत जरूरी था। विकेंद्रीकरण हमारे पीएससी मेंस में भी है। विकेंद्रीकरण अर्थात जो सत्ता है उस सत्ता का हस्तांतरण करना। ठीक है, आप देखिए आज हमारी पंचायतों को जब से 73वां संविधान संशोधन हुआ है और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है तो हमारे यहाँ आपने देखा होगा उसमें स्पष्ट रूप से पंचायती राज का प्रावधान है। और उसके लिए आप देखोगे कि हमारे यहाँ राज्य निर्वाचन आयोग का भी गठन होता है और वो पंचायतों के, नगरीय निकायों के चुनाव के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, अर्थात वही करवाते हैं। अभी हाल ही में हमारे यहाँ नगरीय निकाय के और पंचायतों के चुनाव हुए हैं। ठीक है, तो ये सब हम पढ़ेंगे, एक एक विषय को डिटेल में पढ़ेंगे ताकि कोई भी प्रश्न आपके बाहर ना जाए। और साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं उसकी नोट्स तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, पर आप देखिएगा, एमसीक्यूज लगाइएगा, आपके कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, चलिए नगरीय निकाय, इसके बारे में भी हम देखते हैं। ठीक है, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, 74वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक है, और स्थानीय स्वशासन जोड़ा गया, इनको भी संवैधानिक अधिकार दिए गए। आगे मैं कुछ डिटेल बताऊंगा इनकी, है ना। चलिए वहीं पे देखिए, केंद्र में हम प्रतिनिधि की बात करते हैं तो हमारे यहाँ लोकसभा है। लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 29 सीटें हैं। 29 में भी आप देखोगे लोकसभा में भी हमारे यहाँ रिजर्वेशन है। एसटी के लिए कितनी सीटें हैं? 6 रिजर्व हैं। और एससी के लिए कितनी? 4 रिजर्व है। अब यहाँ से प्रश्न बनता है कि कौन सी एससी के लिए रिजर्व है, क्योंकि कम मात्रा में है ना, 4 ही सीट है। तो हमको याद रखने की जरूरत है कि ऐसी कौन कौन सी लोकसभा सीट है। 6 एसटी के लिए है, याद रखने की जरूरत है
क्यों? क्योंकि हमको इतना याद ना भी रखे तो चलेगा, लेकिन इनको याद रखना जरूरी है। जैसे जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है भाई, जैसे बैतूल हो गए, मंडला हो गया, शहडोल हो गया, धार हो गया, खरगोन हो गए, ठीक है, तो ये रतलाम हो गए, ठीक है, ये जो क्षेत्र है ये एसटी के लिए रिजर्व है। वहीं पे आप देखोगे एससी के लिए, जहां पे एससी जनसंख्या ज्यादा होगी, जैसे हमारा क्या उज्जैन हो गया, टीकमगढ़ हो गया, भिंड हो गए, देवास हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि ये हमारी एससी के लिए रिजर्व सीट है। आगे हम चर्चा करें तो इस तरीके से हमारा मध्य प्रदेश का राजनीतिक संरचना है। एक एक पर चर्चा करते हैं। साथियों, आपको लगता है तो आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो को स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे हम बात कर रहे हैं साथियों कि हमारे यहाँ जो है थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूँ। देखिए हमारे यहाँ जो है आपको पता होगा 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया। और 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया तो उस समय मध्य प्रदेश हमारा जो है आपको पता होगा कि भाई 4 पार्टों में बटा हुआ था, ठीक है। 4 पार्ट से फिर 3 हो गए थे क्योंकि भोपाल भी पार्ट सी में शामिल हो गया था इसलिए। तो देखिए हमारे यहाँ पार्ट ए था। पार्ट ए में हम बात करें तो आपका जितनी भी ब्रिटिश रियासत थी ये शामिल थी। पार्ट बी में हमारी पूरी पूरी भारतीय रियासत थी, ठीक है, भारतीय रियासत थी। और इसके अलावा पार्ट सी जो था इसमें सीपी एंड बरार था, सेंट्रल प्रोविजन एंड बरार, जिसमें आपका महाकौशल भी शामिल था। इसके अलावा आप देखोगे कि एक स्वतंत्र रियासत था जिसका नाम था भोपाल रियासत, ठीक है। इस तरीके से भाई जब ये 1947 में 1947 से 56 तक ये चलते रहे। जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो बहुत सारा जो हमारा विदर्भ वाला क्षेत्र था वो महाराष्ट्र में चला गया। अकोला, अमरावती, बुल्ढाना, यवतमाल, ये जो है चांदा वगैरह जो है ये महाराष्ट्र में चला गया। इसके अलावा कुछ पार्ट हमारा जो है सुनील टप्पा क्षेत्र नाम सुना होगा, ये हमारा कहाँ पे चला गया, हमारा राजस्थान में चला गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है कुछ यहाँ पे वो हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे देखेंगे, अभी हमको राजनीतिक व्यवस्था देखना इस तरीके से। तो हमारे यहाँ जो ब्रिटिश रियासतें थी उस समय कौन कौन थी देखिए जरा। हमारा जो विंध्य प्रदेश विधानसभा थी, विंध्य प्रदेश की विधानसभा थी, ठीक है, विधानसभा। इसके अलावा हमारी और दूसरी कौन सी विधानसभा थी, भोपाल रियासत थी, ठीक है, भोपाल रियासत की विधानसभा, ठीक है, भोपाल रियासत की विधानसभा। इसके अलावा हमारी मध्य भारत विधानसभा, ठीक है, क्या मध्य भारत की विधानसभा, ठीक है, विधानसभा। इसके अलावा हमारी क्या सेंट्रल प्रोविडेंट है ना, सीपी एंड बरार, इन क्षेत्रों की विधानसभा। तो देखिए साथियों जब 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया तो ये यहाँ जो विधानसभा संचालित थी उन्हीं विधानसभा को सेम टू सेम 1956 में मध्य प्रदेश की विधानसभा सदस्यों के रूप में जाना गया। उस समय इलेक्शन नहीं हुए थे, यही जो है चले, ठीक है। और आपको पता होगा दिसंबर से ये लेके जनवरी तक, ठीक है, आप देखोगे कि हमारे यहाँ जो है कब, एक सेकंड में क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमारे यहाँ आप देखोगे कि 17 दिसंबर 1956 से लेके हमारे यहाँ 17 जनवरी 1957 तक यही विधानसभा रही, ठीक है। तो इस तरीके से इसको प्रथम विधानसभा भी माना गया, ठीक है। अब साथियों आगे देखिए जरा, इसमें प्रॉपर आगे चल के प्रॉपर जिस तरीके से केंद्र में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया वैसे ही राज्यों में भी अपनाया गया। चलिए अब भाई दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब हमारी पहली विधानसभा गठित हुई थी तो उसमें आप देखोगे कि हमारे जो है पंडित रविशंकर शुक्ल जी जो है ये हमारे, देखिए फर्स्ट जो विधानसभा हमारी गठित की गई थी उसमें जो हमारे फर्स्ट सीएम चुने गए थे, ये फर्स्ट सीएम कौन थे, पंडित रविशंकर शुक्ल जी, ठीक है,
पंडित रविशंकर शुक्ल जी। इसके अलावा आप देखोगे हमारे जो राज्यपाल थे, ये प्रथम राज्यपाल कौन थे, ये हमारे थे पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया, ये हमारे यहाँ के प्रथम राज्यपाल थे। आप देखोगे कि हमारे यहाँ जो विधानसभा अध्यक्ष थे, ठीक है, जो हमारे प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे, वो आप देखोगे कि कुंजीलाल दुबे जी, कुंजीलाल दुबे जी। ठीक है, ये जो है हमारे यहाँ के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। इसके अलावा उपाध्यक्ष की बात करें तो जो हमारे विष्णु विनायक सरवटे जी थे, ये हमारे उपाध्यक्ष रहे हैं। इन सब विषयों पर हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, और अभी वर्तमान में हमारे शिवराज सिंह चौहान जी जो है क्या है, सीएम है। और आप देखोगे कि पट्टाभी सीतारमैया की जगह अभी वर्तमान में कौन है, कौन, मगन भाई छग्गू भाई पटेल। ठीक है, ये जो है हमारे राज्यपाल हैं। ठीक है, अभी हम सब चर्चा करेंगे। चलिए, लेकिन भाई अब प्रश्न उठता है कि जो हमारी विधानसभा थी, ये विधानसभा कहाँ आयोजित की गई होगी? क्या हमारा एक विधानसभा भवन था जैसे आज इंदिरा गांधी विधानसभा भवन है? तो देखिए, उस समय हमारे यहाँ जो विधानसभा थी, ये कहाँ पे, जो लॉर्ड मिंटो ने विधानसभा जो भवन बनवाया था वहीं पर, तो मिंटो भवन में हमारी विधानसभा लगती थी। यही हमारी विधानसभा क्या था, भवन था। ठीक है, और ये जो है 1900 कब तक, 96 तक यही चलते रहा। दरअसल 1981 में क्या हुआ कि हमारे यहाँ जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे हैं बलराम जाखड़ जी, ये आगे चल के हमारे लोकसभा स्पीकर भी बने। और 1981 में आपको पता होगा कि ये लोकसभा स्पीकर थे, तो 1981 में ही इन्होंने मध्य प्रदेश विधान सभा, ठीक है, भवन का क्या किया, शिलान्यास किया। ठीक है, शिलान्यास किया, भूमि पूजन किया। ठीक है, आगे चल के क्या हुआ, 1996 में, ठीक है, 1996 में हमारे यहाँ जो उस समय जो राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा जी, महामहिम राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी, उन्होंने जी जो है इसका क्या किए, उद्घाटन किए, राष्ट्रपति शंकर दयाल, महामहिम शंकर दयाल शर्मा जी। ठीक है, तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये इसका नाम क्या रखा गया, इसका नाम रखा गया इंदिरा विधानसभा भवन। ठीक है, इंदिरा गांधी विधानसभा भवन। आज हमारा जो विधानसभा भवन है, ये इंदिरा गांधी विधानसभा भवन के रूप में जाना जाता है। फिर अगला प्रश्न उठता है साथियों कि इसकी पृष्ठभूमि अर्थात इसके वास्तुकार कौन है? तो इसके वास्तुकार कौन है, चार्ल्स कोरिया। कौन है, चार्ल्स कोरिया। ये वही हैं जिन्होंने भारत भवन की भी जो है वास्तुकार माने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, भारत भवन के भी ये वास्तुकार माने जाते हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे। चलिए मैं आगे मिटाता हूं, चर्चा करता हूं। साथियों अब देखिए जरा, हमारी जो विधानसभा है उसमें कुछ चीजें आप नोट कर लीजिएगा कुछ, फिर मैं राज्यपाल पर आता हूं, हमारे विधानमंडल पर। ठीक है, सबसे पहले विधानसभा सीट। हमारे यहाँ विधानसभा सीट कितनी है? तो हमारे यहाँ विधानसभा सीट कितनी है साथियों, 230 है। अब प्रश्न उठता है कि इसमें कितनी रिजर्व है? तो एसटी के लिए कितनी है, 47। एससी के लिए कितनी है? तो 35। इस तरीके से टोटल कितनी सीटें हो गई, 82 सीटें रिजर्व हो गई। ठीक है, इनमें एक चीज और ध्यान रखना कि भाई नोट करके 104वां संविधान संशोधन, ठीक है, के तहत क्या है, आंग्ल भारतीय, इनकी नियुक्ति को हटा दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करें तो हमारे यहाँ लोकसभा सीट कितनी है भाई? तो हमारे यहाँ लोकसभा सीट कितनी है, 29 है। 29 में भी आप देखोगे एसटी के लिए रिजर्व है, एससी के लिए। एसटी के लिए कितनी सीट रिजर्व है, 6। एससी के लिए कितनी है, 4।
अब भाई कम है तो याद रखने की जरूरत है। जैसे आप देखोगे कि हमारे यहाँ मैं संक्षिप्त लिख रहा हूं, बैतूल है, शहडोल है, ठीक है, शहडोल है। इसके अलावा आपका क्या है, मंडला है, ठीक है, मंडला है। इसके अलावा क्या है आपका, खरगोन है, ठीक है, खरगोन है। इसके अलावा हमारा क्या है, धार है, ठीक है, क्या है, धार है। आप देखोगे, हाँ बिल्कुल, धार, धार। इसके अलावा रतलाम एंड झाबुआ, क्या, झाबुआ। इनको मिलाकर जो है एक लोकसभा से, इस तरीके से 6 सीट हमारी रिजर्व है। एससी के लिए हम बात करें तो भाई हमारा क्या है, उज्जैन रिजर्व है, ठीक है। फिर इसके अलावा उज्जैन के साथ साथ में हमारा और क्या रिजर्व है, तो उज्जैन के साथ साथ हमारा क्या है, टीकमगढ़ है, भिंड है, ठीक है, टीकमगढ़, भिंड, झाबुआ, सॉरी झाबुआ नहीं, ठीक है, देवास, ठीक है। देवास के साथ एक और छोटा सा जुड़ गया है, क्या, शाजापुर, क्योंकि समय समय पर परिसीमन होते रहता है इसलिए शाजापुर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो 4 सीटें हैं वो किसके लिए रिजर्व है, एससी के लिए। राज्यसभा सीट कितनी है हमारे यहाँ, तो राज्यसभा सीट हमारे यहाँ 11 है, ध्यान रखिएगा, कितनी है, 11। आगे देखिए भाई, जब हम पंचायत की बात करते हैं तो पंचायत में आपको याद रखना है कि ये 73वां अमेंडमेंट हुआ है 1992 में, ठीक है। और 73वां अमेंडमेंट हुआ है, 73वां संविधान संशोधन हुआ है 1992 में, और एक 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, आपको पता होगा, जिसमें टोटल कितने हमारे किससे संबंधित है, हमारे पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये पंचायत में हमारे मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई है, जिसमें हमारी क्या है भाई, जिला पंचायत शामिल है, ठीक है, क्या है, जिला पंचायत शामिल है, जनपद पंचायत है, ठीक है, और ग्राम पंचायत है, ठीक है, क्या है, ग्राम पंचायत है। तो आप देखोगे कि जो हमारी जिला पंचायत कितनी है, 52 डिस्ट्रिक्ट में 52 है, जनपद पंचायत हमारी 313 है, ठीक है, कितनी है, 313, और लगभग हमारे यहाँ 22,000, किसी पुस्तक में 23,010 भी मिलेगा, समय समय पर जो है जनसंख्या के आधार पर जो है उसको वो किया जाता है। तो लगभग 22,000 हमारे यहाँ क्या है, जनपद पंचायत है, ठीक है, सॉरी ग्राम पंचायत है ना, 22,812, इतनी। आगे और देखिए, जब हम बात करते हैं किसकी, 74वां संविधान संशोधन की, ठीक है, और ये किससे संबंधित, ये भी 1992 में हुआ था। किससे संबंधित है, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन या नगरीय निकाय, ठीक है, मैं यहाँ पे नगरीय निकाय, नगरीय निकाय से, ठीक है। इसमें आप देखोगे क्या होता है, नगर निगम, ठीक है, नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत, ठीक है, 16 भी हमारे यहाँ नगर निगम है, और लगभग हमारे यहाँ कितनी नगर पालिका है, तो आप देखोगे 99, और लगभग जो है नगर पंचायत हमारी 293 के आसपास है। ये कुछ डेटा आपको याद रखना था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, आपको नोट करना हो नोट कर लीजिए, हम मिटाते हैं फिर। अब हम पढ़ने वाले हैं विधान मंडल के बारे में, और जब विधान मंडल के बारे में हम पढ़ेंगे तो साथियों आप देखिए, जब हम विधान मंडल के बारे में पढ़ेंगे तो हमारा जो विधान मंडल है, ये विधान मंडल के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो आपको पता होगा हम किसके बारे में पढ़ेंगे, राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे, और किसके बारे में, हमारी जो विधान सभा के बारे में, कि किस तरीके से इसका गठन होता है, ठीक है, विधायिका जो है एमएलए है, इनका इलेक्शन कैसे होता है, ये कैसे काम करते हैं, कैसे चुनाव होते हैं, क्या योग्यता होनी चाहिए। इस साथियों, जब हम राज्यपाल की बात करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो राज्यपाल का पद है ये हमने किस देश से लिया है, कनाडा से लिया है। किससे लिया है, कनाडा देश से हमने इसको लिया है, ठीक है, राज्यपाल के
पद को। और आपको पता होगा, इससे संबंधित आपको कुछ चीजें ध्यान में रखना है, कुछ चीजें आपको ध्यान में रखना है कि हमारा जो राज्यपाल है, इसमें एक चीज ध्यान रखना कि प्रावधान किस आर्टिकल पे है। तो साथियों, ये आर्टिकल 153 में प्रावधान किया गया है। दूसरी चीज, ये हमारा क्या होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है। और ये क्या काम करता है, संवैधानिक प्रमुख होता है राज्य का, और ये अपनी शक्तियों का प्रयोग जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। हम महत्वपूर्ण आर्टिकल देखते हैं, देखिए जरा, इंपॉर्टेंट, जो कि आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, क्या प्रावधान किए गए हैं। देखिए, अभी पहला हमने देखा आर्टिकल 153, किसका प्रावधान किया गया है भाई। तो हमारे यहाँ देखिए इसमें, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ संविधान के भाग 6 में। ठीक है, अब देखिए जरा, हमारा जो राज्यपाल हैं, ये राज्यपाल के पद का प्रावधान किस में किया गया है, आर्टिकल 153 में। प्रश्न ये उठता है कि क्या 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, एक ही राज्य, बिल्कुल हो सकते हैं, है ना। प्रावधान है 1956 के अधिनियम में कि भाई 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल मनोनीत हो सकता है। ठीक है, अभी थे आनंदीबेन पटेल, आपने देखा होगा। आगे हम बात करते हैं आर्टिकल 154। इसमें क्या कहा गया है कि भाई जो है कार्यपालिकी शक्ति, ठीक है, इसमें किसका प्रावधान है कि कार्यपालिकी शक्ति किसमें निहित होगी। ठीक है, ये पद का प्रावधान, कार्यपालिकी शक्ति किसमें निहित होगी, राज्यपाल में निहित होगी, और वो इसका प्रयोग जो है अपनी अधीनस्थ मंत्रिपरिषद या मंत्रिपरिषद की सलाह पर वो करेगा। ठीक है, आगे हम बात करें कि आर्टिकल 1